नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम UGC नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने दिसंबर 2014 के प्रथम 25 प्रश्नों यानी पार्ट 1 का अध्ययन किया था। जिनका पार्ट 1 छूट गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और पेपर 1 तथा हिस्ट्री की तैयारी हेतु हमारा प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। आज हम दिसंबर 2014 के बचे हुए अंतिम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में पास वाला बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। ये जो 25 क्वेश्चन का तो हमने पिछले वीडियो में ही अध्ययन कर लिया था। अब इससे अगला 26 प्रश्न। अतगा खान के मकबरे, जिसे उसके पुत्र मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने 1566-67 में बनवाया था, से संबंध वास्तुविद और सुलेखकार खुशनवीस के युग्म को चिन्हित कीजिए। आपको बता दूं कि अतगा खान के बारे में कुछ आपको बताऊं कि अकबर की धाई माँ जो थी वो महाम अनगा थी और दूसरी धाई माँ अतका खैल थी। और अकबर के जो धाई पिता थे, यानी कि उसके पालन पोषण करने वाले माता, फिर पिता, तो धाई पिता मतलब पालन पोषण करने वाले पिता। तो अकबर के जो धाई पिता थे वो शमसुद्दीन अतका खां थे। बिल्कुल क्लियर है। और ये जो महाम अनगा थी या दूसरी अतका, जो ये अतका खैल थी अकबर की धाई माँ या अकबर के धाई पिता शमसुद्दीन अतका खां, ये सब जो है सो बैरम खान से क्या करते थे, जलते थे। क्योंकि बैरम खान के ही शुरुआत में, बैरम खां के ही प्रतिनिधित्व में, बैरम खां के ही नेतृत्व में या बैरम खां के ही अंदर में अकबर का लालन पालन पोषण हो रहा था। तो ये जो पूछ रहा है कि अतगा खान का जो मकबरा बनाया गया उसका पुत्र मिर्ज़ा अजीज़ कोका 1566-67 में, उससे संबंध वास्तुविद और सुलेखकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अकबर की धाई माँ महामनगा सभी जानते हैं, पर दूसरी भी धाई माँ थी, वो थी अतका खैल, ये नोट करने वाली बात है। और अकबर के धाई पिता जो लोग नहीं जानते वो भी नोट कर ले, शमसुद्दीन अतका खां, यही जो अतका खां है, अतका खां। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिटिकची, मीर अदल, उलूस और वाक्यानवीस। तो ये जो बिटिकची थे ये सैन्य लिपिकार अथवा सचिव थे। बिटिकची जो थे वो सैन्य लिपिकार अथवा सचिव थे। फिर मीर अदल जो थे ये मुख्य न्यायाधीश थे। और उलूस जो था वह, उलूस मतलब कबीला, और ये वाक्यानवीस दरबारी इतिहासकार। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारे 27 नंबर प्रश्न का विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय देशों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? देखिए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच से पहले भी अंग्रेज आ गए थे 1600 ईस्वी में, फिर डच 1602 में, फिर फ्रांसीसी। तो ये जो इस हिसाब से इसका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। वैसे इसमें पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, फिर डच और फ्रांसीसी होता तो बेहतर होता, पर ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया और किसने उसमें रंग भरा है या उसका चेहरा तैयार किया था? ये वो मुगल सम्राट था या ये वो मुगल बादशाह था जो कि चित्रकारी को बड़ा ही प्रोत्साहन दिया। और ये बिल्कुल ही ये जो दावा करता था कि कौन सा चित्रकार मतलब क्या किया है उसमें, एक चित्र में जो विभिन्न विभिन्न काम होते हैं उस सारे काम करने वाले चित्रकार को छांट सकता था। तो ये जो विशेष गुण था ये जहांगीर साहब में था। जहांगीर साहब चित्रकारी के शौकीन थे। अकबर ने तो ढेर सारे काम किए और औरंगजेब ने तो बस युद्ध किया और हुमायूं तो लड़खड़ाते हुए ही मर गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मासिर ए आलमगिरी, शकी मुस्तईद खान, बिल्कुल सही है।
मासिर उल उमरा अब्दुल कासिम नमकीन, ये गलत है। मासिर उल उमरा शमशम उद्दौला शाह या नवाज खां, पूरा नाम है शमशम उद्दौला शाह नवाज खां और उसके पुत्र अब्दुल्ला खान द्वारा ये औरंगाबाद में रचित ये ग्रंथ था। कौन? मासिर उल उमरा। इसमें 1556 से 1780 के बीच मुगल साम्राज्य का पर्शियन भाषा में वर्णन है। इसका अंग्रेजी अनुवाद बेनी प्रसाद वही बेवरीज साहब ने किया था। तो ये विकल्प बी जो है सो इसमें बी गलत है। सी मुंतखबल उल तबारिक अब्दुल कादिर बदानी बिल्कुल सही है और अखबार उल अखियार अब्दुल हक ये भी सही है। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी, ये पूछ रहा है कि मुगल कालीन भारत में फसल जो उपजाया जाता था वो कौन सा सिस्टम अपनाया जाता था। तो मुगल कालीन भारत में एक वर्ष में 2 फसल वाली सिस्टम जो है सो वो अपनाया जाता था। और एक और बात बता दूं कि मुगल कालीन भारत से पहले जो ये मतलब कि फसल का जो ये वर्णन किया है तो इब्न बतूता ने अच्छा वर्णन किया है, पर उन्होंने आलू, मक्का, लाल मिर्च और तंबाकू का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि ये 16वीं सदी के बाद उपजाए गए जाने आरंभ हुए थे। खिलअत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह थी एक खिलअत जो मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह एक वस्त्र थी। मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर परगनों की देशमुखी की मांग की थी, जिसके संबंध में शहजादे मुराद ने जो दक्कन का गवर्नर था सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया था। बिल्कुल सही कथन है। 1644 में एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडाने में उनके प्रतिनिधि दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था, यह भी कथन सही है। और डी विकल्प में देखते हैं शिवाजी ने 1656 में मराठा का प्रमुख चंद्रा मोरे से जावली जीत लिया था, ये तीनों कथन सही है। और ये जो सी विकल्प है मवाली पैदल सैनिक दक्कन में शहजादे मुराद की सेना के सशक्त अंग बन गए थे, ये कथन बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ये जो 33 नंबर का विकल्प सी से ही जवाब हो जाएगा। अब है 34 नंबर प्रश्न। इसमें भी वही बात कह रहा है कि ये कथन कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें हम देखें कि उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे, सही है कथन कि। और फिर कारण तर्क इसका दे रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उनके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। मतलब भारत में यूरोपीय व्यापारी जो बसे तब उनके बाद उन्हीं यूरोपीय व्यापारी के परिवार के धर्मगुरु भी आए, चिकित्सक भी आए, कलाकार ये सब आए। तो ये जो उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे। तो जो पहला कथन है ये भी सही है, दूसरा कथन ये भी सही है, पर दोनों के बीच संबंध आपको कुछ लग रहा है? बिल्कुल नहीं, तर्क तो बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए कथन तो दोनों सही होंगे पर व्याख्या नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। किसकी करती है? राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। जो परमोच्च शक्ति थी 1858 में क्या हुआ था कि 1857 के विद्रोह जो हुआ था तो कंपनी से सत्ता छीन के कहाँ चली गई थी? क्राउन के हाथों में चली गई थी। और लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करके कानूनी रूप से किया गया था। तो ये जो परमोच्च शक्ति का सिद्धांत चलने लगा कि जो भी राजा महाराजा भारत में है उस सब का परमोच्च सर्वोच्च कौन है? वो महारानी है। और ये कब समाप्त हुआ? मार्च 1946 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ? मार्च 1946 ईस्वी में, जब कैबिनेट मिशन के द्वारा पैरामाउंटेसी की समाप्ति की, पैरामाउंटेसी यानी कि परमोच्च शक्ति की समाप्ति की घोषणा की गई। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 1860 में लड़की की विवाह योग्य आयु जो थी
वो मात्र 10 वर्ष निर्धारित की गई, वो भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। सोचने वाली बात है कि मत 10 वर्ष में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि उस समय लड़की जो 10 साल की होते हुए शादी विवाह होता था, तो उसके बाद जब वो पति के घर जाती होगी तो उसके शरीर की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। और इसके 22 साल 21 साल बाद 19 मार्च 1891 में मात्र 2 साल बढ़ा शादी का एज 12 साल, आज 18 साल है, सोच सकते हैं। फिर बाद में शारदा एक्ट में 2 साल और बढ़ गया। तो मतलब कभी भी स्त्रियों की स्थिति जो है सो ये सुधारने में बहुत समय लगा, अभी भी स्त्रियां संघर्ष ही कर रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्लब था, इसका सदस्य टीपू सुल्तान बना था। वही टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। इसकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। अंग्रेज़ों का हालत ख़राब करने वाला शासक था, अंग्रेज़ों का पूरा बैंड बजा दिया था। अंग्रेज़ बड़े चिंतित रहते थे इसके बारे में अपने समय में। अब हमारा अगला प्रश्न है, उन राज्यों को क्रमानुसार दीजिए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अधीन किया था। झांसी, सतारा, उदयपुर, संबलपुर। तो इसमें से जो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के जो शिकार हुए थे, उसमें से सबसे पहले हुए थे सतारा, फिर संबलपुर, सतारा 1848, नागपुर, संबलपुर और बगहट 1850, और फिर उदयपुर 1852 और झांसी 1853 में। ये जो डेट है ये शेखर बंदोपाध्याय ने प्लासी से विभाजन तक में अपनी पुस्तक में लिखा है। तो इस हिसाब से इसका विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर झांसी। SSUD। ऐसे आपको बता दूं, सतारा, नागपुर, संबलपुर, बगहट तीनों 1850, फिर उदयपुर 1852, झांसी 1853। अगला प्रश्न है, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाले ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था। तो ये जो मतलब कि रेलवे में जो यूरोपीय कंपनी निवेश करती थी उसको 5% लाभांश की बातें एकदम पहले से लिख के दिया जाता था। ये 5% वाला एकदम फेमस प्रश्न है। ग्रामस्ची के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो ग्रामस्ची के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना बिपिन चंद्र साहब ने की है। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास इन्हीं की रचना है। आधुनिक भारत पर इनकी पुस्तक है, कई सारी पुस्तकें लिखी है मॉडर्न इंडिया पर बिपिन चंद्र साहब। इसमें जो बाकी है सुमित सरकार, वो मार्क्सवादी राइटर है। C.A. बेली, अनिल सील, ये सब अलग अलग विधाओं के राइटर हैं। आ गया फिर अनिल सील पे प्रश्न, ये देखिए। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है? तो ये जो है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, इसके लेखक है अनिल सील साहब। कांग्रेस में 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? ये प्रश्न है हमारा। तो कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज ग्रुप में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास व हाकिम अजमल खां शामिल थे। ये जो राजेंद्र प्रसाद साहब थे ये शामिल नहीं थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस 2 दलों में बंट गया था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विधान परिषद का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। एक दल जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, वे चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग ले और परिषदों के भीतर पहुँच उसे तोड़े। दूसरा दल जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इनका प्रस्ताव इनके विरोधी था। वे चाहता था कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में लगी रहे। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था। आपको बता दूं, ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र, आपको लग रहा है कि रुमाल वाली बात ये कहाँ से आ गई, रुमाल षड्यंत्र क्यों नाम पड़ा इसका? तो इसके बारे में कुछ बताओ कि रेशमी पत्र आंदोलन, ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। रेशमी पत्र आंदोलन 1913 से 20 के बीच देवबंदी नेताओं द्वारा आयोजित एक आंदोलन को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य भारत को तुर्की, इंपीरियल जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से
अलग कराना था, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना था। किसका सहयोग लेकर? तुर्की इम्पीरियल जर्मनी और अफ़गानिस्तान के सहयोग से। अफ़गानिस्तान में देवबंदी नेताओं में एक उबैदुल्ला सिंधी से पत्रों पर कब्जा करने के साथ पंजाब सियाफ द्वारा साजिश को उजागर किया गया था। और फिर फारस में एक अन्य नेता महमूद अल हसन तक एक पत्र रेशम के कपड़े में लिखे गए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम रेशमी पत्र आंदोलन पड़ा था और या रेशमी रुमाल आंदोलन पड़ा था। तो इसमें जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित करने का काम जो किया था, जिसमें विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला। यानी कि ये दूसरे देशों की सहायता लेकर ये मुसलमान लोग भारत की आज़ादी चाहते थे, लेकिन ये लोग पकड़े गए। यही था रेशमी रुमाल षड्यंत्र। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? तो ये जो कांग्रेस है, ये जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव इन्होंने कराची सेशन 1931 AD में अपनाया था। क्लियर? ये जो बात है कि मूल अधिकार वाली बात है, तो कहा जाता है कि जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव वाली बात उन्होंने वामपंथियों को प्रसन्न रखने के लिए किया था। यह सत्य है कि कुछ अधिकारियों को इसमें MN राय का हाथ होने का संदेह था और कुछ माह पश्चात अम्बालाल साराभाई ने फिक्की के सदस्यों के बीच पर्चे बांटे, जिसमें इस प्रस्ताव के कुछ अंशों की आलोचना करते हुए कहा गया था कि इससे रूसी नमूने वाली सरकार को आने का खतरा है। तो ये जो कांग्रेस के मूल अधिकारों का प्रस्ताव था, ये कराची सेशन 1931 ईस्वी की बात थी। इसी के बारे में हम कुछ बातें आपको बता रहे थे। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कैबिनेट मिशन, बॉम्बे प्लान, साइमन कमीशन, माउंटबेटन प्लान। इसका सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन 1927 में, फिर बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कब हो जाएगा आपका? बॉम्बे प्लान हो जाएगा 1944 में। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में, और फिर आपका माउंटबेटन प्लान, ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1947 में। क्लियर? तो इस हिसाब से इसका विकल्प 20 सही जवाब हो जाएगा। हमारा 46 प्रश्न कह रहा है कि जनरल व्हील का सिद्धांत किसने दिया था? तो जनरल व्हील यानी सामान्य इच्छा के सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे जीन जैकस रूसो। ये रूसो साहब थे। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था? यह न तो पवित्र, न रोमन, न साम्राज्य है। मतलब पूरी धजिया उधेर के रख दी थी। वो साहब थे प्रसिद्ध दार्शनिक वॉल्टेयर साहब। 47 का विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या सही नहीं है? यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता। पहला ही कथन गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। इसका होना चाहिए पोस्ट मॉडर्निज्म में कि यह परंपरागत इतिहास की क्या करता है? भर्त्सना करता है। इसके इतिहास लेखन ने कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने की उत्सुकता शुरू की। इसका मुख्य सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद पर आक्रमण है। इतिहास की कृतियाँ जिन पर इतिहास का इसका प्रभाव सुस्पष्ट है, वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुँचता है परंतु पुराने विषयों में भी नवजीवन डालता है। सारे कथन सही है एक्सेप्ट ए, उसका उल्टा होगा। 49 AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था लाला लाजपत राय को, जिनकी लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये जो आपको बता दो AITUC के बारे में, ये 1920 में MN जोशी ने इसकी स्थापना की थी और वही बता ही चुके हैं आपको कि प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सिराजुद्दौला एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया। सिराजुद्दौला को बिल्कुल बहुत छोटी सेना की टुकड़ी थी क्लाइव के नेतृत्व में, जिसमें कि आपको बता दूं कि मात्र 1100 यूरोपीय तथा 200 बंदूकची उसमें शामिल, जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। नवाब की सेना में 45,000 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व 3 राजद्रोही करे थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, ये सब थे। नवाब की तरफ से मीर मदन तथा मोहनलाल बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला क्या हुआ? महल की ओर भागा, पर अंततः क्या किया गया? मार दिया गया। 28 जून 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका, ये कथन बिल्कुल गलत है। वो अपने राज्य के ही षड्यंत्रकारी सेनापतियों के कारण वो हार गया। हारने का कारण वही था। तो कथन ए सही है
और कथन बी है वो गलत है, तो सी होगा सही जवाब। ए सही है परंतु आर गलत है। इस तरह से आज हमने दिसंबर 2014 के पूरे 50 प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर दिया। पेपर 1 तथा पेपर 2 यूजीसी नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की सर्वश्रेष्ठ तैयारी हेतु हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करें। खूब अच्छे से इस लॉकडाउन की अवधि में घर पे पढ़ाई करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो इतनी ज़ोर से लाल बटन दबा के चैनल का सब्सक्रिप्शन करें कि आवाज़ गूंज मेरे कानों तक आए, और साथ में न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और अपना प्रसिद्ध नारा के साथ हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।